हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMEAD में लेक्चर नंबर हमारा ये जो है वो 4th लेक्चर है। निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण यानी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या है और शेड्यूलिंग क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे प्लान करते हैं, क्या क्या शेड्यूल्स हम रखते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्लानिंग एक्चुअली है क्या, ये देखते हैं। आयोजन यानी कि प्लानिंग। आयोजन का अर्थ करने से पहले सोचना, यानी जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके बारे में विचार विमर्श करना। ठीक है, व्यावहारिक कार्य प्रणाली निर्धारित करना जिससे कार्य सहज ढंग से और समय में पूर्ण हो जाए। आयोजन का सभी गतिविधियों से गहरा संबंध होता है, यानी कि कोई भी वर्क जब हम सोचते हैं तो वो कैसे करके टारगेट करना है, कितना कितना कैसे कैसे लोगों से वर्क कराना है, इसके बारे में हमें समझाया गया है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए योजना बनानी पड़ती है, तो हर किसी चीज़ का एक अपना एक पहलू होता है। तो बगैर आयोजन के यानी किसी भी आयोजन के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते, और बगैर आयोजन के किसी कार्य में हार डालना असफलता की कामना करना है। यानी कि जब तक हम कोई भी चीज़, किसी भी वर्क को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो चाहे और भी कोई काम हो, जब तक हम उस पर कोई भी वर्क नहीं करेंगे या प्लानिंग नहीं करेंगे, शेड्यूलिंग नहीं करेंगे, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और हमारा जो काम है वो असफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमें बेसिक सभी चीज़ों पे, जितने भी हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं या जो भी कोई वर्क है, उसके लिए प्लानिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। आयोजन सरल यानी प्लानिंग सरल हो, लचीला होना चाहिए और निर्माण काल में आने वाली कठिनाइयों बाधाओं को पूर्णभान कर सके। ठीक है, इसके बाद है हमारा निर्माण आयोजन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। अब हम मेन बात करेंगे निर्माण की, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो विभिन्न निर्माण संक्रियाओं के लिए तर्कसंगत व मितव्ययी दृष्टि से सोच विचार करके एक व्यावहारिक क्रम निर्धारित करना निर्माण आयोजन कहलाता है। यानी कि एक सोच विचार ठीक ढंग से सभी चीज़ों को एक पैरामीटर पर इक्वल मेजरमेंट करने के बाद उसे हम बोलते हैं निर्माण आयोजन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। निर्माण आयोजन करते समय आयोजकों को परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री, श्रमिक, उपसर्ग, उपलब्ध समय अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही वित्तीय साधनों, वित्तीय आगात की जानकारी भी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हमें भली-भांति प्रयोग करना चाहिए। फिर है ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है किसी परियोजना प्रोजेक्ट को उपलब्ध संसाधनों द्वारा निर्धारित समय के भीतर मितव्ययी ढंग से पूर्ण करने के लिए एक व्यावहारिक कार्यक्रम निर्धारित करना। आयोजन का ऑब्जेक्ट यानी कि प्लानिंग का एक ऑब्जेक्ट है कि सभी पैरामीटर्स को इक्वल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसे संभालना। फिर है बेस ऑफ प्लानिंग का बेस क्या हो सकता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो किसी निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क की योजना तैयार करते समय सबसे पहले सामग्री, उपसर्ग, श्रमिक, वित्त तथा पूर्ति समय को आधार माना जाता है। और निर्माण आयोजन को सार्थक बनाने के लिए निम्नलिखित बातें महत्व रखती हैं। नक्शे तथा एस्टीमेट। निर्माण स्थल की स्थलाकृति को देखते हुए परियोजना के पूर्ण संरचनात्मक अभिकल्पन, नक्शे तथा एस्टीमेट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, निर्माण सामग्री। सभी आवश्यक निर्माण सामग्री की कार्य शुरू करने से पूर्ण व्यवस्था कर ली जाए और निर्माण सामग्री की गणना परियोजना के विस्तृत एस्टीमेट से की जाती है। ठीक है, फिर है हमारा श्रमिक क्या होता है। ठीक है, श्रमिक क्या होता है। तो निर्माण कार्य के लिए आवश्यक कुशल अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति की जाए और यदि उनको प्रशिक्षण की भी आवश्यकता हो तो कार्य निर्माण आरंभ करने से पूर्व कर लेना चाहिए। यानी हमारे जो हमारे श्रमिक हैं, उन श्रमिकों का मतलब पढ़ा लिखा होना या समझदार होना या फिर हमारे बोला जाए तो एक्सपीरियंस होने चाहिए। कुछ श्रमिक हमारे ऐसे होते हैं जो अकुशल होते हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे भी श्रमिक होने चाहिए। श्रमिक हमारे सस्ते कम दामों में वर्क करने वाले होने चाहिए। ठीक है,
तो जिससे लिए हमारा जो वर्क है वो एक अच्छे पैरामीटर पर पूर्ण हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यातायात के साधन। तो यातायात के साधन ऐसे होने चाहिए कि जिससे हमारी सभी संसाधन पूरे हो जाएं। जैसे कि यातायात के साधन से क्या मतलब है, श्रमिकों तथा निर्माण सामग्री की निर्माण स्थल तक पहुंच के लिए उस क्षेत्र में रेल लाइन सड़कों का होना जरूरी है और वास्तविक निर्माण शुरू करने से पहले क्षेत्र में यातायात के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, तो यातायात का साधन एक सुलभ और सुलझा हुआ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है औजारें और व मशीनें। परियोजना पर प्रयुक्त किए जाने वाले औजार तथा मशीनों का काम समय प्रबंध किया जाए। निर्माण विधि, परियोजना को संपन्न करने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। कार्य मशीनों द्वारा किया जाएगा अथवा श्रमिकों द्वारा होगा, इसका पूर्व निर्णय करना आवश्यक है। फिर है उपकरणों की मरम्मत। उपकरणों की मरम्मत से मतलब होता है औजार तथा मशीनों की मरम्मत का निर्माण स्थल पर ही प्रबंध किया जाए ताकि कार्य प्रगति प्रभावित ना हो। फिर है स्थल सुरक्षा। स्थल सुरक्षा और श्रमिक कल्याण तथा सुविधाएं। परियोजना पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय कर लिए जाएं जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। राइट। फिर है श्रमिक कल्याण तथा सुविधाएं। कर्मचारी, श्रमिकों तथा उनके परिवारों के हितों पर आवश्यक ध्यान दिया जाए। निर्माण स्थल के निकट उनके लिए आवास, बिजली, पानी, चिकित्सा का समुचित प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही अवेलेबल होंगी तो जो हमारे श्रमिक हैं उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी और वो काम में रुचि लेकर, मतलब काम को रुचि लेकर करेंगे काम, क्योंकि इन्हें कहीं आने जाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि मज़दूर अपने घर से चलता है, सुबह 10 बजे का वर्क स्टार्ट करता है, अगर वो वहीं रहेगा तो हो सकता है कि 9 बजे काम स्टार्ट कर दे। तो ये सारे पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रमिक कल्याण सुविधाएं। कर्मचारियों, श्रमिकों तथा उनके परिवारों को हित पर आवश्यक ध्यान दिया जाए और निर्माण स्थल के निकट उन्हें आवास, बिजली, पानी, चिकित्सा का समुचित प्रबंध होना चाहिए। फिर है प्रोत्साहन। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, बहुत उत्तम ढंग से कर रहा है तो उनकी पदोन्नति कर देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, उस इंसान का हौसला बढ़ता है, श्रमिक का, और उसे पैसे भी मतलब सैलरी इंसेंटिव के रूप में देना चाहिए। संचार व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो परियोजना के विभिन्न खंडों में समन्वय स्थापित करने के लिए निर्माण क्षेत्र में संतोषजनक संचार व्यवस्था स्थापित की जाए। राइट। फिर है वित्तीय आगात फ्लो। परियोजना पर व्यय करने के लिए आवश्यक धनराशि फंड एक मुश्त अथवा उचित अंतराल पर उपलब्ध होती रहे, जिससे इसके अभाव में कार्य न रुक पाए। राइट। फिर है निर्माण आयोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए मालिक विभाग प्रबंधक अभियंता की नियुक्ति करता है, जो ठेकेदार निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्य पूरा करता है। अतः निर्माण आयोजन को निम्नलिखित 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला है मालिक विभाग द्वारा आयोजन, दूसरा है ठेकेदार निर्माण एजेंसी द्वारा आयोजन। ओनर प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग। अब ओनर प्लानिंग क्या होती है और कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। मालिक विभाग द्वारा आयोजन। मालिक परियोजना का निम्नलिखित 2 चरणों पर आयोजन करता है। पहला है निविदा, टेंडर, आमंत्रण से पूर्व, प्री टेंडर। ठीक है। फिर है निविद टेंडर, प्राप्ति के बाद, पोस्ट टेंडर। प्री टेंडर और पोस्ट टेंडर प्लानिंग क्या होती है। टेंडर आमंत्रण से पूर्व का आयोजन। परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर इसके विस्तृत अभिकल्पन, नक्शे, विशिष्टियाँ तैयार की जाती हैं और कार्य की तकनीकी स्वीकृत कर प्राप्त की जाती है। ठीक है। समाचार पत्रों से में विज्ञापन देकर कार्य के निर्माण के लिए ठेकेदारों से निविदाएं मांगी जाती हैं, ठेका पत्र तैयार किए जाते हैं। निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि, अर्नेस्ट मनी संलग्न करनी होती है, जिससे काम करने के इच्छुक व्यक्ति ही आगे आए। ठीक। फिर है टेंडर प्राप्ति के बाद। जब टेंडर उन्हें प्राप्त हो जाता है, उन्हें टेंडर मिल जाता है,
या कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दे देते हैं। निर्धारित तिथि तथा समय पर उपस्थित निविदा दाताओं के सम्मुख टेंडर खोले जाते हैं और जो न्यूनतम दरों वाला एवं उपयुक्त टेंडर होता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है और टेंडरों की दरों की तुलना करने के लिए तुलनात्मक विवरणियाँ बनाई जाती हैं और ठेकेदार की सशर्तों निविदाओं पर विभाग ध्यान नहीं देता और उन्हें निविदा शर्तों के अनुसार निरस्त कर दिया जाता है। राइट। इसके बाद है ठेकेदार द्वारा आयोजन, कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग क्या होती है। जहां परियोजनाओं का स्वामी प्रबंधक अभियंता परियोजना को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए योजना बनाता है, वहां ठेकेदार के लिए भी यह ज़रूरी है कि वह ठेका ग्रहण करने से पूर्व इसके सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक सोच विचार करे और बिना सोचे समझे या योजना बनाए बगैर ठेका कार्य में कूद पड़ना ठेकेदार के लिए लाभ के स्थान पर हानि का कारण हो सकता है। ठेकेदार के लिए निम्न चरणों का योजना बनानी लाभप्रद होती है। ठेका प्राप्ति से पूर्व आयोजन, ठेका प्राप्ति के बाद आयोजन, प्री कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग क्या होती है। प्री और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग, ठीक है, देखते हैं। टेंडर भरने का ठेका प्राप्ति से पूर्व आयोजन यानी प्री कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग कहलाता है। टेंडर भरने का ठेका प्राप्ति से पूर्व यानी ठेका से पहले बड़े कार्यों के लिए मालिक प्रबंधक मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदाएं निर्धारित रूप पर दी जाती हैं जिस पर ठेकेदार निर्माण कार्य के लिए अपनी दरें अंकित करता है। सामान्यतः जिस टेंडर की दरें न्यूनतम और व्यावहारिक होती हैं उसे स्वीकार कर लिया जाता है और ठेकेदार को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आदेश किया जाता है। ठीक। इसके बाद है हमारा ठेकेदार को व्यवसाय में बने रहने के लिए सबसे न्यूनतम टेंडर देकर कार्य प्राप्त करना होता है तथा इसे अभियंता के निर्देशानुसार पूर्ण कर इससे अपना उचित लाभांश प्राप्त करना है। इस उद्देश्य के लिए उसे योजना बनानी पड़ती है और टेंडर भरने से पूर्व ठेकेदार को निम्नलिखित सूचनाएं तथा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और इनके आधार पर ही युक्ति संगत दरें भरनी चाहिए। और ध्यान रहे कि एक बार अपनी दरें प्रेषित करने के बाद ठेकेदार इसमें वृद्धि नहीं कर सकता, परंतु प्रबंधक अभियंता से इसे कम करने के लिए आग्रह अवश्य कर सकते हैं। राइट। फिर है हमारा कार्यस्थल साइट, जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क होना है। टेंडर भरने से पहले ठेकेदार को निर्माण स्थल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी जिसे हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो पूरे साइट के बारे में उसे पता होना चाहिए, क्योंकि कार्य को स्टार्ट करने के लिए ठेकेदार को सामग्री श्रमिकों के साथ वहाँ पर पहुँचना होगा। यदि परियोजना की भूमि पर अभी तक प्रबंधकों का कब्जा नहीं हुआ हो अथवा न्यायालय में कोई भी विवाद चल रहा है तो ठेकेदार के बीच में काम बंद करना पड़ सकता है, जिसके कारण निर्माण सामग्री गल सड़ सकती है और श्रमिक भाग जाते हैं। फलतः ठेकेदार नुकसान उठाता है। अब ठेकेदार ने सब पूरा वर्क कर लिया और वो क्या हो गया, निर्माण वर्क करने के बाद में और जो साइट थी यानी जो निर्माण स्थल था वो वाद विवाद का निकला, तो इसलिए ठेकेदार को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ठेकेदार इन सारी चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन ले ले और जान ले। कार्य की ड्राइंग, एस्टीमेट, विशिष्टियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। ठेकेदार को अपनी दरें अंकित करने से पूर्व कार्य के अभिकल्पन, लागत, विशिष्टियों, विभिन्न मदों के परिमाण की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। चिनाई कार्य अधिक है अथवा प्रबल सीमेंट कंक्रीट महंगी मदों के परिमाण अधिक है अथवा कम, कौन सी मद में लाभ अधिक है, कौन सी में कम है, कार्य की विशिष्टियाँ सामान्य हैं अथवा विशेष प्रकार की हैं, विशेष श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी अथवा नहीं इत्यादि। इन सूचनाओं के आधार पर वह अपने लाभांश का अनुमान लगा सकता है। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहा है ठेकेदार, तो वो सभी चीज़ों को भली भांति जानने समझने से मतलब होता है कि वो आपने सभी टर्म्स कंडीशंस को क्लियर कर ले। ठीक है, कौन सा मटेरियल लाना है, कौन सा नहीं लाना है, ज़्यादा महंगा लाना है या फिर
कम महंगा लाना है, तो इससे क्या होता है ठेकेदार को लाभांश, क्योंकि ठेकेदार को तभी लाभ होगा जब वो इन सारी पैरामीटर्स पर का अच्छा वर्क करेगा। फिर है सामग्री। ठेकेदार को कार्य पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री का ब्यौरा, गुणवत्ता, मूल्य, परिमाण, प्राप्ति स्थान, परिवहन व्यय, भंडारण इत्यादि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि निकट भविष्य में खुले बाजार में सामग्रियों को दरों में वृद्धि होने की संभावना है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जो निर्माण सामग्री विभाग ने सप्लाई करनी है अथवा कंट्रोल रूम पर प्राप्त हो सकती है उसका पता लगा लेना चाहिए। राइट। फिर है श्रमिक, लेबर। लेबर क्या होती है? ठेकेदार को निर्माण कार्य के लिए विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों तथा उनकी संख्याओं का अनुमान लगा लेना चाहिए। यह श्रमिक कहाँ से तथा कितनी मजदूरी पर उपलब्ध हो सकेंगे, टेंडर भरने से पूर्व इसकी जानकारी आवश्यक है। ठीक है। और परियोजना की लागत का लगभग 30%, कितना परसेंट? 30% श्रमिक की मजदूरी पर व्यय होता है। ठीक है, क्योंकि श्रमिक की मजदूरी को दिया जाता है। और सस्ती दरों पर श्रमिक उपलब्ध हो जाने पर ठेकेदार का लाभांश बढ़ जाता है। यानी जो हमारे श्रमिक हैं वो कम दाम में मिल जाएं। ठीक है, कम दाम में अगर मिल जाते हैं तो इससे हमें यानी जो ठेकेदार होता है उसे लाभ होता है। और ठेकेदार को लाभ क्योंकि ठेकेदार जो काम करने आता है तो वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 4 पैसे कमाने आया है, 4 पैसे कमाने आया है और कमाने के लिए ही वो वर्क करता है। अगर उस पर भी उसे लॉस हो जाए या हानि हो जाए तो इस पे ठेकेदार पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो श्रमिकों का एक्ट के अनुसार प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सुविधाएं, तो ठेकेदार को इन सारी सुविधाओं के बारे में गणना होना ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी सुविधाओं के बारे में अगर उससे गणना नहीं होगी तो आवास, बिजली, पानी की व्यवस्था, चिकित्सा, दुर्घटना होने का मुआवजा, बच्चों के लिए स्कूल आदि पर होने वाला व्यय भी ठेकेदार को देना होता है, जिससे लाभांश में कमी आती है। क्योंकि ठेकेदार ही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता है, क्योंकि ठेकेदार श्रमिकों से वर्क करवाता है। तो श्रमिक तभी वर्क करेंगे जब श्रमिकों का खास ख्याल रखा जाएगा, अर्थात वो वर्क नहीं करेंगे जब तक वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। फिर है औजार और तथा मशीनें, टूल्स एंड प्लांट्स। ठेकेदार को विशेष औजारों तथा मशीनों के बारे में जिनका प्रयोग निर्माण कार्य पर किया जाना आवश्यक है की स्थिति जान लेनी चाहिए। कौन कौन सी मशीनें विभाग सप्लाई करेगा, किस दर पर किन संयंत्रों की ठेकेदार को स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कुछ मशीनें या संयंत्र ऐसे हैं जो ठेकेदार को खुद बनाने पड़ेंगे और इन पर कितना व्यय होगा यह ज्ञात करना भी जरूरी होता है। फिर है भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशंस। निर्माण क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी, क्षेत्र पर्वतीय है, मैदानी है, शहरी है, जंगल भूमि दलदली है अथवा पथरीली है या रेतीली है, वर्षा अधिक होती है। तो जियोग्राफिकल लोकेशंस का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्क करना चाहिए। अथवा मौसम सूखा रहता है इत्यादि प्राप्त करना जरूरी है। अत्यधिक ठंडे, गर्म तथा वर्षा वाले स्थानों पर निर्माण कार्य की प्रगति धीमी रहती है और श्रमिकों को मजदूरी भी अधिक देनी पड़ती है। ठीक। फिर है भूवैज्ञानिक स्थिति, जियोलॉजिकल कंडीशंस। निर्माण क्षेत्र की भूवैज्ञानिक स्थिति की जानकारी से निर्माण के दौरान आने वाली अनेक समस्याओं को सही ढंग से निपटाने में सहायता मिलती है। भूमि की रचान, दरारें, चट्टानें, फटान, नदियाँ, झरने, भूमि का जल स्तर का पता लगाकर उपयुक्त निर्माण विधि अपनाई जा सकती है। वैसे परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले विभाग कार्यस्थल पर विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन करता है। फिर भी ठेकेदार को इस विषय में रुचि उसके लिए लाभप्रद ही सिद्ध होती है। यानी कि ठेकेदार का मेन रोल है, क्योंकि पूरा वर्क उसके अंदर होना है। तो ठेकेदार को अपने लाभ के बारे में और हानि के बारे में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। सॉरी। फिर है नींव का प्रकार। जब कंस्ट्रक्शन करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होती है? टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन के बारे में आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं। तो कौन सी नींव कहाँ बनानी है, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, तो ये सारी बातों का हमें पता रहना चाहिए। संरचना की नींव किस प्रकार की है? राफ्ट है, कूपक है, पाइल है, केशुन है, अन्यथा कोई और है। नींव में भौम जल के घुस आने की संभावना, तख्ताबंदी, बिजलन इत्यादि की समस्या, जिसके हल के लिए अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ सकती है का पूर्व ज्ञान आवश्यक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। पानी तथा बिजली की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पानी ना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, ना ही कम से कम मात्रा में हो। निर्माण कार्य के लिए बिजली पानी कहाँ से है, कैसे है और किस दरों पर उपलब्ध है, इसका वहन कैसे किया जाएगा, यह सब बातें विचारणीय हैं। यदि इसका प्रबंध ठेकेदार को स्वयं करना है, इस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय टेंडर में जोड़ा जाना चाहिए। फिर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार्यस्थल तथा आवश्यक निर्माण सामग्री, मशीनें, श्रमिक ले जाने की क्या व्यवस्था होगी। निर्माण स्थल के निकट कौन सा रेलवे स्टेशन है अथवा सड़क है। रेलवे स्टेशन से पहुंच मार्ग, अप्रोच रोड यदि आवश्यक है तो इस पर कितना व्यय होगा और इसके किसके खर्चे पर डाला जाएगा। तो इन सारी बातों का भी हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। परियोजना का पूर्ति समय, कॉम्प्लीशंस टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। परियोजना को पूर्ण रूप करने के लिए टेंडर सूचना में कितना समय दिया जाएगा। क्या ठेकेदार के पास इतने साधन हैं कि वह प्रस्तावित कार्य को निर्धारित समय के भीतर निपटा सके, इस पर विचार आवश्यक है। राइट। फिर है ठेके की शर्तें। ठेके की कौन कौन सी शर्तें हैं? ठेके की अन्य शर्तों पर भी विचार करना चाहिए। कुछ ऐसी कठोर शर्तें जो बाद में ठेकेदार को मुश्किल में डाल दें अथवा इसे लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाएं, को जल्दबाजी में स्वीकार करना बुद्धिमत्ता नहीं है। बाजार में निर्माण सामग्री की दरें बढ़ जाने पर अन्यथा अन्य अनिश्चितताओं के प्रति ठेके में क्या प्रावधान है, इसे देखना भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी ठेके की शर्तों को मानना चाहिए। भुगतान की पद्धति, पेमेंट क्या होता है। अब काम तो करवा रहे हो तो पेमेंट भी तो देना ज़रूरी है। तो कार्य के भुगतान की पद्धति क्या रहेगी? क्या ठेके में चालू भुगतान का प्रावधान है? इस सूचना में ठेकेदार को पता लग जाता है कि उसे कार्य शुरू करने के लिए कितनी कार्य पूंजी का प्रबंध करना होगा। तो वर्किंग कैपिटल एक अच्छे वे में होना चाहिए। फिर है हमारा ठेका प्राप्ति के बाद का आयोजन। ये तो इसने ठेके से पहले के बारे में सोच लिया कि ठेका नहीं मिलने पर, मतलब ठेके ना मिलने पर ये सारी तैयारी ठेके के बाद भी होंगी। पोस्ट कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग। तो पोस्ट कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग क्या होती है? ठेकेदार द्वारा आयोजन टेंडर की स्वीकृति होने तथा ठेका प्राप्ति के पश्चात वास्तविक निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व किया जाता है और इस आयोजन के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर निर्णय लिया जाता है। पहला है निर्माण शिविर का स्थापना। निर्माण स्थल पर शिविर लगाने पहुंच सड़कें। ठीक है, शिविर लगाने पहुंच सड़कें। ठीक है, राइट। शिविर लगाने पहुंच सड़कें, रोशनी, पानी, शेड इत्यादि के बारे में आयोजन किया जाता है। ठीक है। फिर है निर्माण क्रियाओं का निर्धारण। निर्माण कार्य के लिए कौन सी क्रियाएं कब और किस क्रम में से करनी है, अर्थात विभिन्न क्रियाओं का अनुक्रमण तैयार करना होता है। फिर है निर्माण कर्मियों की नियुक्ति। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक अधिकारियों, सुपरवाइजरों तथा श्रमिकों की संख्या ज्ञात की जाती है और इनकी व्यवस्था की जाती है। फिर है निर्माण सामग्री की पूर्ति। आवश्यक निर्माण सामग्री की मात्रा तथा इसकी सप्लाई के लिए किसको तथा कब ऑर्डर भेजना है, इस पर कार्रवाई की जाती है। फिर है उपकरणों की प्राप्ति। औजारों, मशीनों के नाम, संख्या तथा कब किसकी आवश्यकता पड़ेगी विवरणी तैयार किया जाता है और उनको मंगवाने के आदेश भेजे जाते हैं। मदों का विश्लेषण। किस मद में कितना कार्य है,
प्रमाण होना है, किसके लिए कितना समय दरकार तथा उपलब्ध है का ब्यौरा तैयार किया जाता है। खुदरा कार्य की सूचना, ऐसे छोटे मोटे कार्य की सूचना जो खुदरा ठेकेदार पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कराए जा सकते हैं, तैयार किए जाते हैं। फिर समय तथा साधनों का समंजन, निर्माण कार्य कितनी अवधि में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ठेकेदार अपने पास उपलब्ध साधनों के आधार पर रफ अनुमान लगाता है और उपयुक्त सभी निर्णयों को स्पष्ट दर्शाने के लिए एक विस्तृत अथवा मास्टर कार्यक्रम बनाया जाता है और अनुपालन के लिए इसे निर्माण स्थल पर रखा जाता है और कार्य की वास्तविक प्रगति को मास्टर कार्यक्रम में दर्शाई आयोजित प्रगति से तुलना करते रहते हैं। जब प्रगति आयोजन के अनुसार नहीं होती तो कार्य पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। ओके, इसके बाद है हमारा निर्माण संक्रियाएं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। क्या क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। किसी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए अनेक उपक्रियाएं संपन्न करनी होती हैं। परियोजना की उपक्रियाओं को इस प्रकार विभाजित कर लिया जाता है कि निर्माण कार्य सुचारू रूप से तथा निश्चित अनुक्रमण सीक्वेंस में चलता रहे और श्रमिकों तथा समय का अधिकतम सदुपयोग हो सके। उपक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए परियोजनाओं के विस्तृत एस्टीमेट पूर्व अनुभव को आधार माना जाता है। एक निर्माणाधीन भवन को सामान्यतः निम्नलिखित निर्माण उपक्रियाओं में विभाजित किया जाता है। पहला है स्थल की सफाई एवं निशानदेही, साइट क्लियरेंस एंड डीमेरिटेशंस। फिर है नींव की खुदाई, एग्जीबिशंस ऑफ फाउंडेशन। फिर है नींव में कंक्रीट कार्य, फाउंडेशन कंक्रीट। फिर है नींव तथा फ्लिंट में चिनाई, ठीक है, मेजनरीज। फिर सील रोक रक्षा, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स। फिर है अधिरचना में चिनाई, प्रबलित कंक्रीट कार्य, छत का कार्य। तो छत का कार्य कैसे, मेजनरी इन द सुपर स्ट्रक्चर, आरसीसी वर्क, रूफ वर्क। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्क करना चाहिए। दरवाजे, खिड़कियाँ, ठीक है, दरवाजे, खिड़कियाँ, नलकारी, स्वच्छता फिटिंग, प्लास्टर, फर्श डालना, विद्युत फिटिंग, सफ़ेदी व रंग रोगन कार्य, भवन का संबंधित विभाग को अंतरण, ट्रांसफ़र ऑफ बिल्डिंग, राइट। फिर इसके बाद है समय निर्धारण या अनुसूचन, शेड्यूलिंग। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्लानिंग के बारे में, अब हमारा सेकंड टॉपिक है इसी में शेड्यूलिंग, अनुसूचन, शेड्यूल करना किसी चीज़ को। आयोजन की विभिन्न संक्रियाओं को समयबद्ध करके इस प्रकार अनुक्रम में रखना जिससे संपूर्ण कार्य एवं व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, अनुसूचन कहलाता है। अनुसूचन में संक्रियाओं का प्रारंभ एवं समापन का समय निर्धारित किया जाता है, अर्थात इन्हें समय के पैमाने पर उतार लिया जाता है और यह विभिन्न क्रियाओं की निर्माण अवधि को दर्शाने की एक ग्राफीय विधि है। परियोजना का आयोजन करने के बाद इसके लिए अनुसूचन किया जाता है। आयोजन में क्रियाओं का क्रम और अनुसूचन में इनके लिए समय का निर्धारण किया जाता है। आयोजन में क्या कार्य करना है, कैसे करना है का निर्णय लिया जाता है, जबकि इस अनुसूचन में कार्य कब करना है का निर्णय किया जाता है। अनुसूचन में क्रियाओं का परिमाण, सामग्री, श्रमिक, उपसर्ग, लागत इत्यादि का स्पष्ट विवरण रहता है और प्रत्येक क्रिया में लगाने के वाले समय को दर्शाया जाता है। सभी निर्माण कार्यों के लिए आयोजन एवं अनुसूचन आवश्यक है। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से कार्य की प्रगति में बाधा पड़ जाती है तो परियोजना का पुनः अनुसूचन करना आवश्यक हो जाता है। छोटे कार्यों के लिए आयोजन एवं अनुसूचन सामान्यतः व्यक्ति प्रायः मस्तिष्क में ही बना लेते हैं, परंतु बड़े व जटिल कार्यों के लिए आयोजन एवं अनुसूचन का कार्य चार्ट व ग्राफ बनाकर लिखित रूप में किया जाता है अथवा कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। आयोजन एवं अनुसूचन कार्य पर कुछ अतिरिक्त धन व समय लगता है, परंतु कार्य की प्रगति तथा पूर्ति समय के महत्व की दृष्टि से यह व्यय न्याय संगत है।
फिर है अनुसूचन के लाभ, एडवांटेज ऑफ शेड्यूलिंग। अनुसूचन के मुख्य लाभ हो सकते हैं क्रियाओं की सूची, परियोजना के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली निर्माण क्रियाएं के उपयोग में सूची बन जाती है, निर्माण समय का ज्ञान, क्रियाओं में लगने वाली अवधि तथा इनके प्रारंभ एवं समाप्ति समय की जानकारी मिल जाती है, कुल अवधि, परियोजना पर लगने वाली कुल अवधि ज्ञात हो जाती है, निर्भरता, क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता का पता चल जाता है, अर्थात किस क्रिया के पश्चात कौन सी दूसरी क्रिया की जा सकती है, निर्माणकर्मी, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मियों की संख्या ज्ञात हो जाती है, सामग्री का ब्यौरा, विभिन्न चरणों पर सामग्री की आवश्यकता का ब्यौरा तैयार हो जाता है, जिससे इसकी सहायता समय रहते आपूर्ति व्यवस्था की जा सकती है। फिर है उपसर्ग व्यवस्था, परियोजना पर विभिन्न मशीनों के प्रयोग की अवधि की गणना की जा सकती है। फिर धन का आवंटन, निर्माण के विभिन्न चरण पर धनराशि की आवश्यकता का पता लग सकता है और इसे प्राप्त करने के लिए प्रबंध किए जा सकते हैं। प्रगति की तुलना, निर्माण कार्य की वास्तविकता प्रगति तथा आयोजित प्रगति का मिलान करके पता लगाया जा सकता है कि कार्य संतोषजनक चल रहा है अथवा इसमें सुधार की आवश्यकता है। संसाधनों का उत्तम उपयोग, निर्माण के लिए आवश्यक सभी संसाधनों, सामग्री, संयंत्र, श्रमिक, समय, पूंजी का उत्तम उपयोग किया जा सकता है। फिर सुनिश्चित समापन, अनुसूचन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि प्रबंधकों को उपलब्ध संसाधनों तथा क्षमता के घेरे में रहते हुए परियोजना को निर्धारित अवधि में समापन का विश्वास हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अनुसूचन कार्य में सहायक कारक, फैक्टर हेल्प इन शेड्यूलिंग। तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, प्लानिंग के बारे में हमने पूरा पढ़ा, शेड्यूलिंग हमने इसमें स्टार्ट कर दी। तो इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।